मिलहि जो बिछुरे साजन, मिलहि जो बिछुरे साजन, अंकम भेंट गहनता, तपन मृग सिराजे सहे ते आद्रा पलोहंता। मिलहि जो बिछुरे साजन, मिलहि जो बिछुरे साजन, अंकम भेंट गहनता, तपन मृग सिराजे सहे ते आद्रा पलोहंता। हे सखी, बिछड़े हुए साजन जब पुनः तुमसे मिलेंगे तब वे दुगने उत्साह और अनुराग के साथ अपने आलिंगन पास में तुम्हें बांधेंगे। जैसे जैसे जो व्यक्ति ज्येष्ठ माह के मृगशिरा नक्षत्र की गर्मी की तपन को सहन करता है, वही आषाढ़ माह के आर्द्रा नक्षत्र में होने वाली वर्षा से पल्लवित और पुष्पित होता है। अर्थात जो व्यक्ति जीवन में कठिनाइयों को सहन करता है, वही व्यक्ति भविष्य में आने वाले काल में सुख को ग्रहण करता है। जो व्यक्ति जितनी अधिक कठिनाइयों को सहन कर लेता है, उसका जीवन भविष्य में उतना ही सुखद होता है। अंतिम पंक्ति से ये शिक्षा हमें मिलती है और ऐसी शिक्षा देने वाले आज हम आपको लेकर आए हैं भक्ति काल के प्रेम मार्गी शिक्षा, प्रेम मार्गीय कवि धारा में जो प्रतिनिधि कवि हैं, जिन्हें प्रेम की पीर का कवि कहा जाता है, जिनका नाम है मलिक मोहम्मद जायसी। मलिक मोहम्मद जायसी मुस्लिम धर्म से थे, लेकिन उन्होंने हिंदू धर्म से अपनी कथा को चुना और भारतवर्ष में एक महान कवि के रूप में प्रतिष्ठित हुए। मलिक मोहम्मद जायसी दिखने में तो कुरूप थे, कहा जाता है कि लोग उन्हें देखकर हंसते थे और उनकी बातों को सुनकर रोते थे, क्योंकि उनकी बातों में प्रेम की पीर थी, प्रेम की टीस थी, प्रेम की पीड़ा थी। तो आइए बात करते हैं मलिक मोहम्मद जायसी पर। हिंदी कोविद रत्नमाला में विभिन्न कवियों के जीवन परिचय, कृतित्व एवं उनके संबंध में कहे गए कथन जो विभिन्न परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, ऐसी श्रृंखला लेकर मैं आता हूँ। तो आज की श्रृंखला में मलिक मोहम्मद जायसी पर बात करेंगे। आइए मलिक मोहम्मद जायसी पर बात करते हैं। इनका जन्म 1492 ईस्वी में हुआ था और इनका निधन 1542 ईस्वी में हुआ था। अर्थात 1492 से 1542 ईस्वी तक इनका जीवन काल माना जाता है। बच्चन सिंह ने, डॉक्टर बच्चन सिंह ने हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास में इनका जीवन काल 1464 से 1542 ईस्वी तक माना है। ठीक है, 1492 से 1542 अधिकांश पुस्तकों में दिया रहता है। माध्यमिक बोर्ड की पुस्तकों में भी ये दिया है 1492 से 1542, जबकि बच्चन सिंह ने 1464 से 1542 माना है। इनके जन्म स्थान के बारे में मतभेद है। इनका जन्म स्थान कुछ विद्वान गाजीपुर मानते हैं, जबकि कुछ विद्वान जायस रायबरेली मानते हैं। ऐसा कहा जाता है। कुछ विद्वान तर्क ये देते हैं कि ये जायस में रहने लगे थे, जबकि इनका जन्म जायस में नहीं हुआ था। डॉक्टर बच्चन सिंह ने लिखा है संभवतः इनकी ससुराल जायस में थी, जहां आकर ये बस गए थे, जबकि इनका जन्म कहीं और हुआ था। इस संबंध में एक कथन है जो यहाँ पर हमने लिखा हुआ है। विजय देव नारायण शाही ने जायसी नामक पुस्तक में लिखा है। क्या लिखा है? इनके द्वारा लिखी गई एक पंक्ति का आधुनिक अर्थ लगाते हुए उन्होंने लिखा है कि जायसी की आंखें किसी से लड़ गई थी। आंखें लड़े बिना कोई बड़ा कवि क्या छोटा कवि भी नहीं हो सकता। गनीमत यह हुई कि एक आंख बच गई। जायसी के बारे में उन्होंने लिखा है कि इनकी किसी से आंखें लड़ गई थी। कहाँ पर? जायस में, और ये वहीं पर रहने लगे थे। ठीक है, और आंखें लड़े बिना कोई बड़ा कवि तो क्या छोटा कवि भी नहीं हो सकता। और गनीमत ये रही कि एक आंख बच गई। कहा जाता है कि ये दिखने में बहुत कुरूप थे, बहुत कुरूप थे, कोई भी इन्हें देखता था तो हंसता था। तो आइए बात करते हैं इनके जीवन से संबंधित महत्वपूर्ण बातों पर। इनके माता पिता कौन थे, इस
संबंध में विशेष जानकारी प्राप्त नहीं होती है, लेकिन इनके पिता का नाम मलिक शेख ममरेज बताया जाता है या मलिक राजे अशरफ बताया जाता है। इनके पिता का नाम मलिक मोहम्मद जायसी के पिता का नाम, इनका वंश नवाब था और ये जाति के शेख थे। बचपन का नाम इनका था मलिक शेख मुनसफी, बहुत ही महत्वपूर्ण है, लाल रंग से लिखा हुआ है इसे, मलिक मोहम्मद मुनसफी। बचपन का नाम क्या था? मलिक मोहम्मद मुनसफी, और ये मोहम्मद नाम से प्रसिद्ध थे। काय से प्रसिद्ध थे? मोहम्मद नाम से। और मलिक इनकी पैतृक उपाधि थी। मलिक क्या थी इनकी? पैतृक उपाधि। ठीक है। और इनके 4 मित्र बताए जाते हैं। कितने मित्र थे? 4। 4 मित्रों में 2 मित्र इनके महत्वपूर्ण थे, बहुत प्रसिद्ध हैं। 2 प्रधान मित्र थे, यूसुफ मलिक या सलोनी सिंह। ठीक है। गुरुओं के संबंध में भी इनके 2 गुरु थे। ऐसा बताया जाता है कि फकीर शेख मोहिदी, जिन्हें मुहीउद्दीन या मुईउद्दीन भी कहा जाता है, और सैयद अशरफ इनके गुरु का नाम था, इनके पीर का नाम था। फकीर शेख मोहिदी परीक्षाओं में बहुत पूछा जाता है, टीजीटी पीजीटी में पूछा गया है, अन्य परीक्षाओं में भी पूछा जाता है। और सैयद अशरफ इनके गुरु थे। ये शरीर से कुरूप थे, ये आपको पहले बताया जा चुका है। इनके चेहरे पर चेचक के दाग थे। चेहरे पर क्या था? चेचक के दाग। शरीर इनका कुबड़ा था, एक आंख से काने थे और एक कान से बहरे थे। एक आंख और एक कान इनका खराब था, बाईं तरफ का। तो कहा यह जाता है कि हो सकता है कि इन्होंने कोई वामपंथी, अनुमान लगाया जाता है कि वामपंथी साधना की हो और इनका बायां अंग, बाईं आंख और कान चले गए हो, खराब हो गए हो। कुछ लोग ऐसा बताते हैं कि शीतला माँ के कोप से इनके बाईं आंख और इनके बाएं हिस्से का कान, बायां कान खराब हो गया था। ठीक है। तो ये बहुत ही अनाकर्षक थे, सब लोग इनको देखकर हंसते थे और इनकी कविता को सुनकर रोते थे। प्रेम की पीर के कवि ये कहे जाते हैं। शेरशाह के समकालीन थे। कहा जाता है कि इनके रूप को देखकर शेरशाह हंसने लगा, उसकी हंसी निकल पड़ी। और जब इन्होंने कहा कि मोए का हंसेश की ओह रहे, मुझे देखकर हंस रहे हो या मुझे बनाने वाले कुम्हार अर्थात ईश्वर को देखकर क्यों हंस रहे हो? किस पर हंस रहे हो? मुझ पर हंसते हो या मुझे बनाने वाले कुम्हार पर हंसते हो? तो ये बात सुनकर, इनके जवाब को सुनकर शेरशाह लज्जित हुआ और उसने इनसे क्षमा याचना मांगी। कहा यह जाता है कि बचपन में ही इनके माता पिता का निधन हो गया था, तो ये संतों के साथ रहे बचपन से ही, और इन्होंने संतों के साथ जो सीखा उसमें भारतीय पुराण, भारतीय दर्शन, भारतीय शिक्षा और भारतीय हिंदू धर्म से संबंधित महत्वपूर्ण बातें, हठ योग आदि की विद्या प्राप्त कर ली थी। और ये बहुत बड़े विद्वान थे और संत हृदय के, पवित्र और निर्मल हृदय के व्यक्ति थे। ऐसा कहा जाता है कि इन्होंने अपनी तुलना शुक्राचार्य से की है। जायसी ने अपनी तुलना शुक्राचार्य से की है। अमेठी के राजा राम सिंह जायसी के शिष्य थे, बताया जाता है। और अमेठी राजघराने में इनका बहुत मान था, बहुत सम्मान था। जायसी गाजीपुर और भोजपुर में राज्याश्रित रहे और इनकी कब्र अमेठी में है। बताया जाता है कि अपनी मृत्यु के कुछ दिन पहले ये अमेठी के वन में जाकर रहने लगे थे और वहीं जाकर इनका निधन हो गया था। तो जायसी के जीवन काल से संबंधित ये हुई महत्वपूर्ण बातें। जीवन काल की महत्वपूर्ण, जीवन से संबंधित महत्वपूर्ण बातें करने के बाद अब बात करेंगे, ये पंखा, अब बात करेंगे मलिक मोहम्मद जायसी की रचनाओं के संबंध में बहुत ही मतभेद है। आधुनिक विद्यार्थियों के शोधों के आधार पर बताया जाता है कि इनकी रचनाओं की संख्या 24 है। नागरी पिछाड़ी सभा काशी द्वारा इनकी 20 रचनाएं मानी गई हैं। कुछ प्रमुख रचनाएं हमने यहाँ पर बोर्ड पर लिखी हुई है जो आपके समक्ष हैं। पहली पद्मावत, इसमें चित्तौड़ के राजा रत्नसेन व सिंघलवीर की राजकुमारी पद्मावती की प्रेम कथा का वर्णन है। अखरावट, वर्णमाला के क्रम में वर्णमाला के जो अक्षर हैं
उस क्रम में सूफी सिद्धांतों का वर्णन किया गया है, जीव ब्रह्म प्रकृति आदि का वर्णन किया गया है अथर्वण में। आखिरी कलाम में प्रलय का वर्णन किया गया है और इसमें बाबर की प्रशंसा की गई है। ये प्रश्न आता है बाबर की प्रशंसा कौन से ग्रंथ में की गई है, तो इन्होंने बाबर की प्रशंसा की है आखिरी कलाम में। कहरनामा निर्गुण भक्ति से संबंधित कहरवा छंदों में लिखे गए गीतों का संकलन है और चित्रलेखा लघु प्रेमाख्यानक काव्य है इनका। मसलानामा ईश्वर भक्ति और प्रेम निवेदन से संबंधित है और कन्हावत या कान्हावत कृष्ण कथा का वर्णन है। इसके अलावा मेहदी बाईसी, होली नामा, सखरावत, चंपावत एवं अन्य भी बहुत सारी महत्वपूर्ण रचनाएं हैं जो परीक्षाओं में नहीं पूछी जाती हैं। तो 24 या 20 इनकी रचनाएं हैं, लेकिन इनकी अक्षय कीर्ति का आधार इनका पद्मावत है। ठीक है, तो पद्मावत पर अब विस्तार से बात करेंगे। मलिक मोहम्मद जायसी की कीर्ति का आधार है उनका एक बहुत बड़ा महाकाव्य जो अवधी भाषा में लिखा गया है, पद्मावत। आइए पद्मावत पर विस्तृत रूप से बात करते हैं। टीजीटी, पीजीटी, यूजीसी नेट एवं अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में पद्मावत से संबंधित प्रश्न आता है। एक तो प्रश्न यही आता है कि पद्मावत के लेखक कौन है, तो मलिक मोहम्मद जायसी। दूसरा प्रश्न आता है कि पद्मावत में कितने खंड हैं, तो 57 खंड हैं। तीसरा प्रश्न कौन सी भाषा का ग्रंथ है, तो पद्मावत अवधी भाषा का है और अवधी भाषा में भी ठेठ अवधी का है। ठीक है, रामचरितमानस भी अवधी भाषा का है, लेकिन रामचरितमानस की भाषा साहित्यिक अवधी है और पद्मावत की भाषा ठेठ अवधी है। ठीक है, पद्मावत में जो कथा वर्णित की गई है उसे दो भागों में विभाजित किया गया है विद्वानों के द्वारा। पहला भाग पूर्वार्ध कल्पित माना गया है और उत्तरार्ध ऐतिहासिक माना गया है। अर्थात हालांकि इन दोनों पर भी मतभेद है, आजकल ऐसी स्थिति है, बहुत सारे शोधों के आधार पर ये सब विवाद की स्थिति में है, लेकिन फिर भी पूर्वार्ध कल्पित और उत्तरार्ध ऐतिहासिक माना जाता है। इसका रचना काल 1540 ईस्वी है, 947 हिजरी। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने माना है कि 1520 ईस्वी में इसका आरंभ हुआ था और 1540 ईस्वी में जब शेर शाह शासक बना था तब ये ग्रंथ पूरा हुआ था। ठीक है, और इसमें मसनवी शैली का प्रयोग किया गया है। मसनवी शैली क्या होती है? मसनवी शैली में पहले अल्लाह की प्रशंसा की जाती है, उसके बाद मोहम्मद साहिब, खलीफा, साहिब वक्त, उस समय का राजा कौन है, शासक कौन है, उसकी प्रशंसा की जाती है। गुरु, उसके बाद गुरु की प्रशंसा और उसके बाद ग्रंथ विभाजन किया जाता है। तो इन्होंने शेर शाह की प्रशंसा की है, शेर शाह दिल्ली सुल्तान। ठीक है, तो दिल्ली का सुल्तान शेर शाह था। इसमें 7 चौपाई के बाद एक दोहा रखा गया है। ये प्रश्न कई बार आता है। तो पद्मावत में 7 चौपाई लिखी गई है, उसके बाद एक दोहा आया है। डॉक्टर हरदेव बारी ने अपनी पुस्तक में लिखा है कि पद्मावत की कथा प्राकृत भाषा में रचित एक ग्रंथ रत्नशेखर है उससे साम्य रखती है। पद्मावत में जो प्रतीक हैं उन पे हम बात करेंगे। पद्मावत में प्रतीक क्या क्या हैं और प्रमुख पात्र क्या क्या हैं। पद्मावत की कथा भी हम संक्षेप में सुन लें, बहुत ही रोचक है, बहुत ही आकर्षक है और बहुत ही मनोरम कथा है, मन को भाने वाली कथा है। तो कथा क्या है? कथा ये है कि सिंघल द्वीप में एक राजा थे गंधर्व सेन। कहाँ पर? सिंघल द्वीप, जिसे आजकल श्रीलंका नाम से जाना जाता है, उसे पहले सिंघल द्वीप कहा जाता था। तो वहाँ के एक राजा थे गंधर्व सेन। गंधर्व सेन की पुत्री थी जिसका नाम था पद्मावती। पद्मावती अनुपम सुंदर थी। इस पृथ्वी पर उसके समान कोई दूसरा सुंदर नहीं था, कोई सुंदरी नहीं थी उसके समान। जैसे आजकल विश्व सुंदरी होती है, ऐसे ही उस समय की विश्व सुंदरी थी पद्मावती। अर्थात संसार में कोई भी दूसरी स्त्री उनके समान टिक नहीं सकती थी। अनुपम सुंदरी होने के साथ साथ गुणवान थी। उसके यहाँ राजा गंधर्व सेन के यहाँ पद्मावती ने एक तोता पाल रखा था, एक सुग्गा, जो प्रकांड विद्वान था और प्रगल्भ था, बहुत वाचाल था, बहुत बोलता था और विद्वान भी था। तो था क्या, एक दिन वो पद्मावती के पति के बारे में बातचीत कर रहा था।
पद्मावती के पति के संबंध में जो बातचीत तोता कर रहा था पद्मावती से, उस बातचीत को पद्मावती के पिता ने सुन लिया, अर्थात गंधर्व सेन ने। तो गंधर्व सेन ने उसे मारना चाहा, तो वो वहां से गंधर्व सेन के डर से तोता वहां से उड़ गया। तोता वहां से उड़ता हुआ आया, भारत में आ गया। तो तोता को एक बहेलिये ने पकड़ लिया। जब तोता को बहेलिये ने पकड़ लिया तो उस बहेलिये ने उस तोता को एक ब्राह्मण को दान में दे दिया, ब्राह्मण को सौंप दिया कि ये लो तोता बहुत विद्वान है, बोलने वाला है, पढ़ा लिखा तोता है। तो जब पढ़ा लिखा तोता मिला तो उस ब्राह्मण ने सोचा हम इस तोते का क्या करेंगे। 1,00,000 रुपए में 1,00,000 रुपए में उस ब्राह्मण ने तोते को बेच दिया राजा रत्नसेन को, जो चित्तौड़ का राजा था। चित्तौड़ राजस्थान में है। चित्तौड़ के राजा रत्नसेन ने उस तोते को खरीद लिया, जो बहुत अधिक बोलता था, बहुत अधिक विद्वान था और बहुत बातें करता था, वाचाल था, प्रगल्भ था। तो उस तोते को खरीद लिया। तोते से महाराज रत्नसेन बहुत प्रेम करते थे। एक दिन रत्नसेन अपने राज्य से बाहर गए हुए थे, तभी वह तोता रत्नसेन की पत्नी, जिनका नाम था नागमती, नागमती से बातचीत कर रहा था। नागमती को अपने रूप और सौंदर्य पर गर्व था। वो सोचती थी कि संसार में सबसे सुंदर वो खुद हैं। तो उन्होंने पूछा तोते से कि अच्छा तोता, तू ये बता कि इस संसार में सबसे सुंदर कौन है, मैं या मेरे से सुंदर भी कोई है इस संसार में या नहीं? तुझे इस संसार की जानकारी है, तूने भ्रमण किया है संसार का? तो तोता ने कहा कि महारानी, आप में और सिंघल द्वीप की राजकुमारी पद्मावती में रात दिन का अंतर है। यदि आप रात हो तो वो दिन है, अर्थात आप उनके रूप के सौंदर्य के सामने तुच्छ भी नहीं हो। रात दिन का अंतर है, आप रात हो और वो दिन है। तो ये बात पद्मावती की सुंदरता की बात नागमती को अच्छी नहीं लगी। जब नागमती को ये बात अच्छी नहीं लगी तो उन्होंने अपनी चेरी को बुलाया और ये कहा इस तोते को मार दो ले जाके। चेरी जो थी, दासी ले गई, लेकिन दासी को ये पता था कि महाराज रत्नसेन इस तोते से बहुत प्रेम करते हैं और रत्नसेन ने ये जान लिया कि इस दासी ने तोता मारा है तो वो मुझे मृत्युदंड दे देंगे। इसलिए उस दासी ने तोते को मारा नहीं, अपने घर में जाकर छिपा लिया। जब रत्नसेन लौटकर आए शिकार से तो उन्होंने पूछा कि तोता कहाँ है। जब तोता पूछा तो नहीं पता लगा, तब वो क्रोधित हुए। तब वह चेरी जो दासी थी वो तोते को ले आई और रत्नसेन को वही बात नागमती इसलिए मरमाना चाह रही थी कि ये बात यदि रत्नसेन से कहेगा तोता कि पद्मावती बहुत सुंदर है तो कहीं रत्नसेन उस पर मोहित न हो जाए। हुआ क्या कि रत्नसेन को सारी कथा तोते ने बता दी। जब सारी कथा बता दी तो रत्नसेन ने पूछा पद्मावती के बारे में, पद्मावती के रूप सौंदर्य का वर्णन किया। पद्मावती के रूप सौंदर्य को सुनकर राजा रत्नसेन बेहोश हो गया। राजा रत्नसेन बेहोश हो गया। फिर उसके बाद उसे होश आया। उसने अपने 16,000 सैनिक राजकुमार के वेश में तैयार किए, योगी का वेश धारण किया और अपने राज्य से वो निकल के सिंघल द्वीप के लिए चल पड़ा। जब सिंघल द्वीप के लिए चल पड़ा तो यहाँ पर उसे मन के रूप में माना गया है। ठीक है, प्रतीकों पर भी बात करेंगे, बाद में बात कर लेंगे। तो वो जहाँ आजकल उड़ीसा है वहाँ से जाके आगे और सिंघल द्वीप के लिए निकल पड़ा। रास्ते में बहुत अधिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ा और उन कठिनाइयों को सहन करते हुए, झेलते हुए अपने 16,000 सैनिकों के साथ, 16,000 राजकुमारों के साथ सिंघल द्वीप पर पहुंच गया। सिंघल द्वीप में एक मंदिर था, जिस मंदिर में पद्मावती पूजा करने आती थी। उस मंदिर में जब पंचमी को, श्री पंचमी को पद्मावती पूजा करने आई तो राजा ने पद्मावती को देखा। एक झलक देखते ही राजा फिर बेहोश हो गया। जब राजा बेहोश हो गया तो पद्मावती ने पूजा की और पद्मावती अपने राजमहल वापस लौट गई। फिर सूचना भेजी कि पद्मावती के पास ये सूचना भेजी तोता के माध्यम से। तोता आगे आगे गया था, साथ साथ गया था। तोता गुरु के रूप में है, उसने रास्ता दिखाया था रत्नसेन को। तो क्या हुआ कि पद्मावती ने ये भेज दिया कह के कि जब हम आए तब आप चूक गए, जब आपके पास अवसर था तब आपने हमें प्राप्त नहीं कर पाया। अब तो आप जब
सिंघल द्वीप पर चढ़ाई करेंगे और जीत लेंगे तभी आप हमें प्राप्त कर सकते हैं। तो ऐसा बताते हैं। इन्होंने सारी हिंदू रूढ़ियों का उपयोग करते हुए पद्मावत में इन्होंने बताया है कि योगी के वेश में जो रत्नसेन था उस पर उसने भगवान शिव की आराधना की। भगवान शिव, पार्वती, हनुमान एवं समस्त देवी देवताओं की कृपा से इन्होंने युद्ध किया। युद्ध में शिव जी भी सम्मिलित हुए बताया जाता है। शिव जी एक सैनिक के रूप में युद्ध में इसकी ओर से सम्मिलित हुए और गंधर्व सेन को हराकर राजा रत्नसेन ने पद्मावती को जीत लिया और पद्मावती को लेकर राजा रत्नसेन वापस कहाँ आया? अपने चित्तौड़ में वापस आ गया। तब यहाँ तक की जो कथा है वो पूर्वार्ध में है, कल्पित कथा मानी जाती है। इसके बाद की कथा में ये आता है कि एक दिन महाराज का दरबार लगा हुआ था। महाराज के दरबार में राघव चेतन नाम का एक पंडित था, एक विद्वान था। वह राघव चेतन यक्षिणी सिद्ध था। यक्षिणी सिद्ध उसे बहुत श्रेष्ठ सिद्धियां प्राप्त थी। तो उसने क्या किया कि अन्य विद्वानों को, पंडितों को नीचा दिखाने के लिए प्रतिपदा को द्वितीया बता दिया। उसने ये कहा कि आज प्रतिपदा नहीं है। अन्य विद्वानों ने कहा कि आज प्रतिपदा है। उसने कहा कि आज द्वितीया है और द्वितीया बताकर उसने अपनी सिद्धि से चंद्रमा भी दिखा दिया सबको कि देखो चंद्रमा निकला हुआ है आकाश में, आज द्वितीया है। जब ये बात राजा को पता चली तब राजा रत्नसेन ने राघव चेतन को देश निकाला दे दिया कि हमारे राज्य से बाहर चले जाओ। अपमानित राघव चेतन जो शैतान के रूप में था अलाउद्दीन से जा मिला। अलाउद्दीन उस समय दिल्ली का शासक था। अलाउद्दीन को उसने पद्मावती के द्वारा दिए गए, भेंट किए गए कंगन, जो उपहार स्वरूप दिए गए थे, वो कंगन राजा अलाउद्दीन को राघव चेतन ने दिखाए और राघव चेतन ने पद्मावती के रूप सौंदर्य का वर्णन किया। ऐसा बताया जाता है कि रूप सौंदर्य को देखकर अलाउद्दीन भी बेहोश हो गया, सुनकर बेहोश हो गया और अलाउद्दीन ने चित्तौड़ पर आक्रमण करने का प्लान बना लिया। चित्तौड़ पर आक्रमण किया। बहुत समय तक सेनाएं चारों तरफ डटी रही, लेकिन चित्तौड़ के दुर्ग को अलाउद्दीन की सेनाएं पार नहीं कर सकी। फिर अलाउद्दीन ने रत्नसेन को एक संधि प्रस्ताव भेजा। संधि प्रस्ताव में ये भेजा कि हम संधि करना चाहते हैं और हम युद्ध नहीं करेंगे। संधि प्रस्ताव पर राजा रत्नसेन ने स्वीकृति दे दी। भोज पर, खाने पर राजा रत्नसेन ने अलाउद्दीन को बुलाया और उस भोजन करते समय राजा रत्नसेन ने अलाउद्दीन को पद्मावती एक दर्पण में दिखाई। अर्थात एक सामने दर्पण लगा हुआ था। पद्मावती सीढ़ियों से आई, उतर के निकली, सामने दर्पण में पद्मावती का रूप दिखा और पद्मावती चली गई। ऐसा देखकर अलाउद्दीन बेहोश हो गया और फिर उसने छल से क्या हुआ कि जब राजा ने, रत्नसेन ने आतिथ्य किया, उसकी सेवा की, अतिथि की जो सेवा की जाती है, और बड़े जो मुख्य द्वार था वहां तक उसे छोड़ने गए। मुख्य द्वार पर पहले से उसके सैनिक लगे हुए थे और उन सैनिकों ने राजा रत्नसेन को बंदी बना लिया और दिल्ली के लिए रवाना हो गए। राजा रत्नसेन जब दिल्ली के लिए, अलाउद्दीन ने बंदी बनाकर दिल्ली पहुंचा दिए, तब सूचना भेजी कि अब पद्मावती को हमारे सुपुर्द कर दो, अन्यथा राजा रत्नसेन का वध कर दिया जाएगा। तो उनके दो सैनिक थे, गोरा और बादल। गोरा और बादल ने 700, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने 700 पालकियां बताई हैं, लिखी हैं अपने इतिहास ग्रंथ में कि 700 पालकियों में सैनिकों को उन्होंने सवार किया और प्रत्येक पालकी में 4 कहार और एक सैनिक, इस तरह से 700 पालकियां लेके गोरा और बादल दिल्ली के लिए रवाना होते हैं। बच्चन सिंह ने 16,000 ये संख्या मानी है कि 16,000 सैनिकों को पालकियों में सम्मिलित करके बिठा के और गोरा बादल वहां जाते हैं और ये कहा जाता है कि सूचना दी गई कि 16,000 सखियों के साथ पद्मावती आई हुई है और वो अलाउद्दीन को अपने आप को समर्पित करेगी। 16,000 अपनी दासियों के साथ रहेगी, लेकिन आपको मिलने से पहले वो अपने पति रत्नसेन से मिलना चाहती है। तो रत्नसेन को
पद्मावती से मिलने दिया जाए, ऐसा कह दिया अलाउद्दीन ने। उस पालकी में जो लोहार थे उन्होंने एकदम से राजा रत्नसेन की बेड़ियों को काट दिया और रत्नसेन को लेकर सैनिक चित्तौड़ के लिए चले आए। उधर चित्तौड़ की जो सेना थी पालकियों में, उस सेना में और अलाउद्दीन की सेना में युद्ध हुआ। युद्ध बहुत दिनों तक चला। उसके बाद इधर जब अलाउद्दीन से युद्ध के बाद यहाँ पर आने के बाद राजा रत्नसेन ने देखा कि रत्नसेन की जो पत्नी पद्मावती थी, पद्मावती के पास कुंभलनेर का राजा देवपाल, कुंभलनेर का राजा था देवपाल, उसने अपनी एक दूती भेजी थी और पद्मावती को फुसलाने के लिए कि वहाँ छोड़कर हमारे यहाँ पद्मावती हमसे विवाह कर ले और हमारे यहाँ आए। ऐसा जब देखा रत्नसेन ने, तो रत्नसेन ने राजा देवपाल पर आक्रमण कर दिया। राजा देवपाल पर, जो कुंभलनेर का राजा था, उस पर रत्नसेन ने आक्रमण कर दिया। दोनों राजाओं में भीषण युद्ध हुआ और युद्ध में दोनों ही राजा मारे गए। जब युद्ध में दोनों राजा मारे गए तो ये बात पता चली अलाउद्दीन को। अलाउद्दीन ने दुर्ग को चारों तरफ से घेर लिया था और वो पद्मावती को प्राप्त करना चाहता था। जब पद्मावती को प्राप्त करने के लिए उसने दुर्ग में प्रवेश किया, तब तक रत्नसेन की चिता के ऊपर, या उससे जो रत्नसेन की दोनों पत्नी थी नागमती और पद्मावती, उन्होंने अपने आप को अग्नि के हवाले कर दिया था। सती हो गई थी दोनों और अलाउद्दीन ने देखा, तब तक उसे सिर्फ और सिर्फ राख मिली। तो यह इस कृति में अंत में आकर दुखद वर्णन है, अर्थात जो नायक है रत्नसेन वो भी मर जाता है और जो नायिका है पद्मावती वो भी मर जाती है। इसीलिए विजय नारायण शाही जो हैं, शाही जी ने कहा है कि पद्मावत हिंदी में अपने ढंग की अकेली ट्रेजिक कृति है। ट्रेजिक कृति का मतलब है दुखांत रचना, अर्थात नायक और नायिका दोनों मर जाते हैं तो वो रचना होती है दुखांत, और नायक और नायिका मिल जाते हैं तो वो रचना होती है सुखांत। ठीक है, तो क्या होता है, ये दुखांत मानी गई है। तो अब इसमें जो प्रतीकार्थ हैं, रत्नसेन को जायसी ने मन का प्रतीक माना है, पद्मावती को बुद्धि का या हृदय निवासिनी बुद्धि का प्रतीक माना है। एक प्रश्न यहाँ से हर बार आता है, नागमती को दुनिया धंधा या सांसारिकता की ओर ले जाने वाली बुद्धि का प्रतीक माना है। हीरामन तोता काय का प्रतीक है, गुरु का प्रतीक है, राघव चेतन शैतान का प्रतीक है और माया का प्रतीक है अलाउद्दीन। हृदय का प्रतीक सिंगल द्वीप है और शरीर का प्रतीक चित्तौड़ है, अर्थात चित्तौड़ शरीर का प्रतीक है। ये प्रतीक मलिक मोहम्मद जायसी ने माने हैं और डॉक्टर नगेंद्र ने हिंदी साहित्य के इतिहास जो उन्होंने संपादित किया है उसमें लिखा है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इन प्रतीकों को तोड़ मरोड़ कर प्रस्तुत किया है और रत्नसेन आत्मा का प्रतीक माना है। किसने? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। शुक्ल जी के अनुसार रत्नसेन आत्मा का प्रतीक है और जायसी के अनुसार रत्नसेन मन का प्रतीक है। शुक्ल जी के अनुसार पद्मावती परमात्मा का प्रतीक है और जायसी के अनुसार पद्मावती बुद्धि का प्रतीक है। ठीक है, तो आत्मा परमात्मा को प्राप्त करना चाहती है, अर्थात जायसी ने ये दिखाया है कि इश्क मिजाजी से इश्क हकीकी को कैसे प्राप्त किया जा सकता है, अर्थात लौकिक प्रेम से अलौकिक प्रेम कैसे प्राप्त किया जा सकता है। जैसे एक साधक होता है और परमात्मा को प्राप्त करना चाहता है, वैसे ही एक साधक के रूप में यहाँ पर रत्नसेन है और जो परमात्मा के रूप में पद्मावती है उसे प्राप्त करना चाहता है। ठीक है, इसमें अन्य पात्र हैं गंधर्वसेन, नागमती, गोरा, बादल, कुंभलनेर का जो राजा देवपाल है वो। इसके प्रमुख खंड, पहला खंड है स्तुति खंड, चौथा खंड है इसका मानसरोवर खंड और तीसवां खंड है इसका नागमती वियोग खंड, जिसे हिंदी की अमूल्य धरोहर कहा जाता है। नागमती वियोग खंड हिंदी की अमूल्य धरोहर है जिसमें 12 मासा का वर्णन है और आषाढ़ मास से 12 मासा प्रारंभ किया है। पहला महीना आषाढ़, ठीक है, उसके बाद सावन, भादो, क्वार, कार्तिक, अघन, पूस, माह, फागुन, चैत, वैशाख, जेठ, अषाढ़। अषाढ़ से शुरू हुआ है तो क्या है, ये आषाढ़ से। ठीक है, ये अमूल्य धरोहर है। इसमें नागमती और पद्मावती जो सती होती हैं
वो 57वें खंड में दिया गया है। पद्मावत हिंदी में अनोखी ट्रेजिक वृत्ति है, शाही ने कहा है, और जायसी की अवधि का अर्घान कहा है डॉक्टर बच्चन सिंह। ठीक है, इसकी कुछ पंक्तियां जो परीक्षाओं में पूछी जाती हैं उनमें प्रमुख हैं, सरवर तीर पद्मिनी आई, खोपा छोर केस मुकुलाई। खोपा का मतलब है जूड़ा। ठीक है, सरवर सरोवर के किनारे पर जब पद्मिनी आई और उसने अपने जूड़ा को खोल के हिलाया तो चारों तरफ क्या हो गया, अंधेरा अंधेरा हो गया, बादल छा गए। और नागमती चितौर पथ फेरा, नयन जो देखा कमल भा, ये इसकी कुछ प्रमुख 3 पंक्तियां हमने यहाँ लिखी हुई हैं। वैसे तो ये हिंदी का बहुत बड़ा महाकाव्य है और हिंदी के बहुत बड़े कवि हैं जायसी। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक राधे राधे।